हेलो अचीवर्स, दिस इज शिवम हियर। लास्ट लेक्चर में हमने कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। हम ये तो जानते हैं कि जब हम किसी एक चार्ज के पास दूसरा चार्ज लेकर आते हैं तो वो चार्ज दूसरा वाला चार्ज क्या फील करता है, एक फोर्स फील करता है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला F = K(Q1Q2/r²) होता है। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास कोई चार्ज है Q, अगर इसके पास में कोई एक दूसरा चार्ज लेके आता हूं जिसको मैंने मान लिया Q0, इसको मान लेते हैं टेस्ट चार्ज, नाम दे दिया इसको मैंने टेस्ट चार्ज, जिसको मैं टेस्ट कर रहा हूं, यहां पर लाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब इसको मैं इसके पास लेकर आ रहा हूं तो इसके ऊपर क्या फील हो रहा है, एक फोर्स फील हो रहा है। मतलब ये वाला चार्ज कुछ तो ऐसा जनरेट करता है जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन जैसे ही वो वाला चार्ज यानी ये वाला चार्ज इसकी फील्ड में आता है, इस पर फोर्स लगना शुरू हो जाता है और उसी फील्ड को जो जनरेट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। मतलब मान लेते हैं कि इसने अपने चारों तरफ को जनरेट किया, इस तरीके से एक फील्ड जनरेट की, और जैसे ही ये वाला चार्ज यहाँ पर एंटर हुआ तो इसके ऊपर क्या फोर्स लगने लग गया, यहाँ पर F, जिसकी वैल्यू कितनी है, Q0 बाय, मान लेते हैं कि बीच की डिस्टेंस अगर R हो तो ये क्या बन जाएगा, R² बन जाएगा। तो इस तरीके से इसके ऊपर फोर्स फील होना शुरू हो गया। तो हम बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइड बाय में टेस्ट चार्ज। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। या हम क्या बोल सकते हैं इसको, और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिंपली फोर्स जो लगा रहा है Q ऑन Q0 डिवाइड बाय Q0 टेस्ट चार्ज। तो इस तरीके से हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं या फॉर्मूला बना सकते हैं। इसकी यूनिट लिखना चाहे तो न्यूटन पर कूलम्ब, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसकी एक और डेफिनेशन निकल के क्या आती है यहाँ से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली फोर्स पर यूनिट चार्ज। इट इज ऑल्सो डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से हमें समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से बनी हुई है कि जैसे कि यहाँ पर चार्ज आता है इसकी फील्ड में, इसके ऊपर एक फोर्स फील होना शुरू हो जाता है और इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से बन के आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स ऑन चार्ज Q0 पर चार्ज Q0। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल के आता है उसको हम नेक्स्ट में डिराइव करके देखते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट चार्ज। जैसे कि मैंने यहाँ पर चार्ज Q रखा हुआ था और यहाँ पर चार्ज Q0 था, तो इसने यहाँ पर कुछ जनरेट किया जिसकी वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लगना शुरू हो गया। तो यहाँ पर मुझे इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब हमने सीख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया था, यहाँ से इसको E से प्रेजेंट करते हैं तो फोर्स डिवाइड बाय में Q0। ठीक है, अब इस चार्ज के ऊपर ये वाला चार्ज जो है फोर्स लगा रहा है, जो डिस्टेंस R पर रखा हुआ है, उस फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर F = K(Q1Q2/r²) होता है, तो Q0 बाय सिंपली R²। ये फोर्स की वैल्यू आ गई। इसको कहाँ पुट करना है, सिंपली इस E में पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, E = K(Q0/r² डिवाइड बाय विथ Q0। तो यहाँ पर Q0 से Q0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, मतलब क्या करना है अब तो E = बेसिकली कितना बना, KQ/r²। तो यहाँ पर क्या निकल के आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मतलब कोई भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, चाहे वो यहाँ हो चाहे वो यहाँ हो, उसकी वैल्यू कितनी होगी, बेसिकली KQ/r² हो जाएगी। अब एक चीज फोकस करो कि ये वाली वैल्यू इस Q0 चार्ज से इंडिपेंडेंट है। मतलब फर्क नहीं पड़ता हमने सामने कितना चार्ज रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिपेंड करती है इस चार्ज के ऊपर, क्योंकि ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी एनर्जी है जो किसी पॉइंट पर ये जनरेट कर रहा है। तो E = KQ/r²। अब देखो यहाँ पर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके डायरेक्शन भी कहीं ना कहीं मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या करना है, बेसिकली अगर मैं यहाँ पर Q चार्ज रख देता हूँ और यहाँ पर इस पॉइंट पर मुझे मान लेते हैं कि डिस्टेंस R है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो E = मैं क्या लिखूंगा, सिंपली KQ/r² में पुट कर दूंगा। बात तो सही है, लेकिन इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी। अब जब भी डायरेक्शन में कंफ्यूज हो तो यहाँ पर क्या करो, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां पर प्लस
कूलम चार्ज रख दो, +1 कूलम चार्ज वहां पर पुट कर दो। अब हम जानते हैं कि यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और ये प्लस वाला चार्ज है, तो जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां से दूसरे वाले चार्ज के पर इसको लेकर जाओ। इसको लेकर जाएंगे तो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो इसमें क्या होगा, रिपल्शन होगा और ये वाला चार्ज उस डायरेक्शन में भागना शुरू कर देगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरफ हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। उसी तरीके से अगर यहाँ पर -q चार्ज होता, प्लस की जगह क्या होता -q, और ये डिस्टेंस क्या होती है हमारे पास, अगर r होती तो हमें फिर से क्या करना है, वहां पर +1 कूलम चार्ज पुट कर दो। ये तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, kq/r² ही होने वाला है। फिर से बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन डायरेक्शन के लिए क्या करना है, अब इस +1 को इसके पास लेकर जाओ तो ये नेगेटिव वाला इसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो डायरेक्शन किस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इस तरह से आ गई। तो यहां पर हम इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। किस तरीके से, ओनली +1 चार्ज पुट करो और डायरेक्शन निकाल लो। तो यहां पर हमने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ पॉइंट चार्ज। इस तरीके से हमने निकाल के देख लिया। फॉर्मूला क्या है, = kq/r²। अब हम इसको क्या करेंगे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी एक वायर के लिए निकाल कर देखेंगे। तो अब हमें यहाँ एक वायर गिवन है जिसमें लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है। लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा कूलम पर मीटर, मतलब कि इसके 1 मीटर में कितना चार्ज है, लैम्डा चार्ज है। अब यहां से इस वायर से d डिस्टेंस पर, यानी इस पॉइंट पर हमें क्या निकालनी है, मान लेते हैं कि पॉइंट P है, तो यहां पर हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब हमने अज्यूम कर लिया कि ये वाली डिस्टेंस जो दे रखी है यहाँ पर, इससे एंगल ये बन रहा है θ1 और यहाँ से बना रही है एंगल θ2, ऊपर की तरफ θ1 और नीचे की तरफ θ2। अब यहाँ पर देखो, क्योंकि हमें पूरी वायर गिवन है लंबी सी, तो हम यहाँ क्या करेंगे कि इसमें कुछ dy पार्ट लेकर देखेंगे और उसकी वजह से क्या निकालेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। फिर उसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, फिर फाइनली हमारी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, पूरा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगी। तो देखो करना क्या है हमें, यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर चलते हैं किसी एक थीटा एंगल पे, ठीक है। थीटा एंगल में हमने क्या किया, यहाँ से एक डी थीटा एलिमेंट कट कर दिया। ये वाला कौन सा एलिमेंट हो गया, डी थीटा, ये रहा एलिमेंट हमारा, ये वाला। इसको हमने यहाँ से अज्यूम किया कि इसकी डिस्टेंस कितनी है, इस पॉइंट से y है, और इस एलिमेंट की डिस्टेंस कितनी है, हाइट, यहाँ से dy है। y पर dy और थीटा पर डी थीटा, दोनों की बात तो एक ही थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर क्या निकालनी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर +1 कूलम पुट करो। अब +1 कूलम पुट कर दिया तो ये क्या था, पॉजिटिव, और ये एलिमेंट भी क्या है, पॉजिटिव, तो इसकी से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी, नीचे की तरफ। तो ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ से इस तरफ नीचे की तरफ, ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब यहाँ पर देखो, इसके हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक हमने यहाँ एक्सटेंड किया, दूसरा हमने यहाँ एक्सटेंड किया। अब देखो ये वाला अगर थीटा है, ये वाला कौन सा था एंगल, थीटा है, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। बहुत सही। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको DE cos थीटा एंड यहाँ पर DE sin थीटा। तो दो कंपोनेंट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के यहाँ पर मिल गए। अब यहाँ पर इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बेसिकली वैल्यू क्या होती है, kq/r²। तो k तो ठीक है। अब q की बात करें, यहाँ पर कितना टोटल चार्ज हो जाएगा, देखो यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर लैम्डा कूलम पर मीटर में गिवन है, तो अगर मैं लैम्डा को dy से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, छोटा सा ये dq चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। इस dq चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा इंटू dy हो जाएगी। तो इसको मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, सिंपली यहाँ पर लैम्डा dy, तो kq/, अब r कितना है यहाँ से देखो, अब r की बात करते हैं तो r यहाँ कितना हो जाएगा, हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर ये है d, यहाँ पर ये है y और यहाँ पर ये है थीटा। हमें किसके लिए निकालनी है, हमें निकालनी है इसकी वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ले सकते हैं cos थीटा। देखो cos थीटा कितना हो जाएगा, सिंपली d बाय कितनी, इसको r मान ले, d बाय r। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से d sec थीटा। तो यहाँ से r की वैल्यू हमारे पास d sec थीटा निकल के आ गई। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, d स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से e की वैल्यू निकल के हमारे पास आ गई। अब E के कितने कंपोनेंट बने, दो कंपोनेंट, एक तो ये वाला है जो परपेंडिकुलर इस वायर के, दूसरा ये वाला जो पैरेलल है इस वायर के। तो बस यहाँ को लिख दो इनको। तो यहाँ पर जो E परपेंडिकुलर बन के आया उसकी वैल्यू कितनी मिली हमें, यहाँ पर DE cos थीटा, DE cos थीटा, और जो यहाँ पर E पैरेलल आया है उसकी वैल्यू कितनी मिल गई, DE sin थीटा हमें मिल गई। अब यहाँ पर ये वाली डी वैल्यू है, ठीक है, इसको हमने डी एज्यूम किया है, डी की वैल्यू आ गई।
अब यहाँ पर हमें मेन काम क्या करना है, इस डी की वैल्यू पुट करवानी है। लेकिन यहाँ पर देखो कि ये dy के टर्म्स में है और ये थीटा के टर्म्स में है। या तो हम इसको पूरा dy के टर्म्स में ले ले या y के टर्म्स में ले, या फिर पूरा इसको किसके टर्म्स में ले आए, थीटा के टर्म्स में ले आए, तो हमारा काम आसान हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखो कि अगर मैं इसी ट्रायंगल के अंदर tan थीटा लगाता हूं तो tan थीटा क्या होगा, मेरा y बाय डी हो जाएगा। tan थीटा इक्वल टू y बाय डी हो जाएगा और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, d tan थीटा हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर y को डिफरेंशिएट करता हूं विद रेस्पेक्ट टू थीटा तो देखो क्या वैल्यू निकल के आती है, dy बाय डी थीटा इक्वल टू d tan थीटा का कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से मेरे पास dy की वैल्यू निकल के आ गई d सेक स्क्वायर थीटा देन d थीटा। अब मैं क्या कर सकता हूं, इस dy की वैल्यू को मैं यहां पुट कर सकता हूं, तो मेरे पास किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, यहां से d की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो de इज इक्वल टू है k लैम्डा dy, तो k लैम्डा dy की वैल्यू कितनी है, d सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, तो d सेक स्क्वायर थीटा देन d थीटा डिवाइड बाय में कौन है, d स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो d स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब एक चीज तो समझ में आ रही है यहां से कि सेक स्क्वायर थीटा से यहां पर सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कट गया और एक d से मेरा एक d कैंसिल हो गया, तो मेरी d की वैल्यू अल्टीमेटली कितनी बची यहां पर, k लैम्डा d थीटा बाय d। दिस इज आवर d, k लैम्डा सिंपली d थीटा बाय d, ये हमारी d की वैल्यू आ गई। अब इसको कहां पुट करना है, यहां पर पुट करना है और यहां पर पुट करना है, और किसके लिए निकालेंगे हम, ई परपेंडिकुलर एंड ई पैरेलल की वैल्यू निकाल कर देखेंगे। अब यहां देखो हमें करना क्या है, d हमारे पास निकल के आ चुका है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, टोटल निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि हमने किसके लिए निकाला है, छोटे से एलिमेंट के लिए निकाला है, पूरा निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अब यहां पर इंटीग्रेशन करना है तो यहां पर लिमिट भी लगानी पड़ेगी। तो देखो हम यहां से कहां तक चल रहे हैं, थीटा 2 से हम चल रहे हैं थीटा 1 की तरफ। अब देखो इस लाइन से, इस परपेंडिकुलर लाइन से जो भी नीचे वाले हैं उनको मैं नेगेटिव ले रहा हूं और जो भी ऊपर वाले हैं उनको मैं पॉजिटिव ले रहा हूं। अब इसका बेनिफिट क्या होगा उसको बताता हूं मैं, जो नीचे वाले हैं उनको नेगेटिव लेके चलो, तो माइनस थीटा 2 से मैं चला किस तरफ, प्लस थीटा 1 की तरफ, तो माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 की तरफ। इसका बेनिफिट क्या होगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे इसके सवालों को आसान कर सकते हैं। फिलहाल हम ध्यान रखेंगे कि जो नीचे वाली है उनको नेगेटिव और ऊपर वाली को क्या लेके चलना है, पॉजिटिव लेके चलना है, तो बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर हम चले ई परपेंडिकुलर की तरफ, तो देखो डी ई की वैल्यू कितनी है यहां पर, के लैम्डा डी थीटा बाय डी, एंड यहां पर कितना हो जाएगा ये cos थीटा, देन यहां पर माइनस थीटा 2 से थीटा 1। अब ई परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है तो यहां पर k लैम्डा बाई डी क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन में बाहर निकल जाता है, तो k लैम्डा बाई डी कितना बचा अंदर की तरफ, cos थीटा d थीटा माइनस थीटा 2 से थीटा 1। अब आगे बढ़ते हैं ई परपेंडिकुलर की तरफ, तो k लैम्डा बाई डी, अब हम जानते हैं कि cos थीटा का इंटीग्रेशन ओनली sin थीटा, तो sin थीटा देन माइनस थीटा 2 से थीटा 1। अब ई परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या निकल के आ गई, k लैम्डा बाई डी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 2, यही होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब साइन का एंगल क्या होता है, नेगेटिव, बाहर आ जाता है, तो सिंपली क्या हो गया, ई परपेंडिकुलर इक्वल टू के लैम्डा बाई डी, यहां पर आया साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो यहां से ये ई परपेंडिकुलर की वैल्यू निकल के कंप्लीटली आ गई। अब हमें किसके लिए निकालनी थी, ई पैरेलल की। देखो यहां पर क्या निकल के आती है, तो यहां से ई पैरेलल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से डी की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, जिसकी वैल्यू यहां पर के लैम्डा बाई डी डी थीटा थी, देन यहां पर क्या आएगा साइन थीटा। अब जो भी यहां पर कांस्टेंट उनको बाहर निकालो, तो के लैम्डा डी बाहर निकल गया, अंदर कितना बचा हमारे पास, ओनली साइन थीटा एंड डी थीटा एंड माइनस थीटा 2 से थीटा 1 हो गया। अब क्या करना है, ई पैरेलल इक्वल टू के लैम्डा बाई डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कोस थीटा, देन यहां पर माइनस थीटा 2 से सिंपली थीटा 1 हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, ई पैरेलल इक्वल टू के लैम्डा बाई डी, देन यहां पर हो जाएगा ये
माइनस बाहर निकाल दें तो माइनस बाहर निकल गया तो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, और अगर नेगेटिव को अंदर भेज दे तो यहाँ पर बन जाएगा E पैरेलल इक्वल टू k लैम्डा बाई डी। सिंपली यहाँ पर हो गया ये cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। एक चीज ध्यान रखिए, कोस में नेगेटिव कभी भी उसका बाहर निकल के नहीं आता, जैसे कि यहाँ पर निकल के साइन में आ गया था, यहाँ पर निकल के नहीं आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, ई पैरेलल की वैल्यू आ गई k लैम्डा बाई डी cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। तो दो वैल्यूज हमारे पास निकल के आती है, ई पैरेलल एंड ई परपेंडिकुलर एंड ई पैरेलल। यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी ये परपेंडिकुलर वाली और ये हो जाएगी पैरेलल वाली। तो नेट कहाँ निकला हमारा, डी कुछ इस डायरेक्शन में निकल के आ गया। तो ये दोनों आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। आई थिंक आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा किस तरीके से हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है एक वायर के टुकड़े की वजह से। नेक्स्ट वीडियो में इसके बहुत सारे केसेस भी लेंगे और आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ पर इसको मैंने नेगेटिव क्यों लिया, इससे क्या बेनिफिट होगा क्वेश्चन करने में। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।